नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज 5 के पंच की शुरुआत सबसे पहले उस बहुप्रतीक्षित खबर से करेंगे जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जेनजी को सुनना चाहिए। इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर जो है बालाघाट से है, जहां बहुचर्चित डबल मनी निवेश घोटाले की जांच में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं 5 के पंच की चौथी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश के 2500 इंटर्न डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं 5वीं खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां ग्राम कांचादुर स्थित मुक्तिधाम में तांत्रिक गतिविधियों की सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। तो 5 के पंच के ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों को एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे और इन खबरों में सबसे अहम खबर दिल्ली से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। देश में करोड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन का नतीजा भी निकल आया है। दरअसल 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी हुई। और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है। चिट्ठी का ये हिस्सा हाईलाइट किया गया है। वहीं इस मसले पर जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को मुआवजा मिले। तो जंतर मंतर की भी ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभी भी छात्र डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके जो जिस मकसद से इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया, CJP के नाम से जो पार्टी आज जो है वो नजर आ रही है, उसका एक मकसद जो है अभी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जब जब JP नड्डा और CJP के वार्ताकारों से बातचीत हो रही थी, तब भी इस बात को लेकर के पॉइंट रखा जा रहा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और वो अब जाकर के सच होता आज नजर आया और इस बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने ये जरूर लिखा है कि युवाओं को भ्रमित किया गया है। इसके अलावा बता दें कि अभी तीसरे दौर की बातचीत भी चल रही है। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ ये बातचीत अभी भी चल रही है, क्योंकि CJP ने ये तो कह दिया कि आपने हमारी एक मांग को मान लिया है, लेकिन उनके और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर के उन्होंने अभी भी सरकार के सामने अपनी शर्तों को रखा है, जिसको लेकर तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ ये बातचीत चल रही है। अभी भी CJP की मांग है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर FIR दर्ज की गई है, जिन पर मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। तो इसको लेकर के अब CJP जो है आगे डील करती हुई नजर आ रही है सरकार से। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और
मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? We congratulate the youth of this country, the unemployed youth of this country, the students of this country. They have sacked the Education Minister of India. धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक छात्र लगातार सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह से सरकार ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की छात्र छात्रा और युवाओं पर पूरी देश ने देखा है। इसको इन सब कार्रवाई के डर के वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की डर के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। इसलिए ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं, ये मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा। प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब विपक्षी दल लगातार अभी भी सरकार पर हमलावर हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और भी कई मांगे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको लेकर के अब बात सामने आ रही है। हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें, और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग की संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूं पौने 2 साल। इतना घपला गड़बड़ है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, लोकतंत्र की जीत है, लेकिन जब मैं बात कर रहा था जंतर मंतर के कुछ लोगों से तो ये तो चीजें साफ हो रही है। वो कह भी रहे हैं कि ये सीजेपी का आंदोलन था, सीजेपी को जीत मिल गई है, लेकिन यहां कांग्रेस क्या कहीं ना कहीं पीछे रह गई क्या इस पूरे आंदोलन में? देखिए, शुरू से ही सोनम वांगचुक ने जब मांग की थी कि राहुल गांधी को हमारे मंच पर आना चाहिए, तब भी हमने संयम बरता था, तब भी हमने इस आंदोलन में दखल नहीं दिया था। हमारा शुरू से ये कहना है कि ये भारत के छात्रों का एक जेनरिक आंदोलन, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। तो छात्र जंतर मंतर पे थे, आपको वहां जाना चाहिए था ना सर, आप तो गए नहीं थे वहां पे। हाँ, हम कह तो रहे हैं आपसे कि हमने इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा। हम इस आंदोलन पर किसी राजनीति की छाया नहीं पड़ने देना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पर, हम इस आंदोलन में कब शामिल हुए, जब दिल्ली पुलिस की बर्बरता छात्रों के ऊपर कहर बन के टूटी। ऐसा तो नहीं है ना सर कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते मुख्य विपक्षी दल को इसमें आगे रहना चाहिए था। वो देखिए, वो 2 महीने पहले एक अमेरिका से युवक आता है, सीजेपी नाम की पार्टी बनाता है और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लेता है। 12 साल में तो ये पिछले हुआ नहीं था सर, जो आज हो गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब जो आग है मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच गई और लोग जो है अब चैनल्स के दफ्तरों में घुसना शुरू करने वाले थे, तब प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा मंजूर करवाया। ये मांग तो पिछले 2 महीने से चल रही है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटियां उसको लेकर इस्तीफा दो। लेकिन जब ये मामला बीजेपी के हाथ से निकल के, भारत की राजनीति के हाथ से निकल के, भारत की राजनीति में कैसे चली गई सर? वो अभी भी सीजेपी के नेताओं से तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं ताकि और जो मसला रुका हुआ है वो ठीक हो। यहां तो कांग्रेस को होना चाहिए था। खैर, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीजेपी की एक मांग जिसे मान ली गई है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अभी भी 2 ऐसी मांग है जिस पर मामला फंसा हुआ है। देखना होगा कब तक उस पर जो है नतीजे निकलकर सामने आते हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी है। दरअसल संघ प्रमुख ने जेनजी को लेकर के बड़ा बयान दिया है और उन्होंने जो कहा है वो भी बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि परिवार, संस्कार और नई पीढ़ी को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पहले के समय में मैं आज्ञा का पालन का दौर था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है और उन्हें हर चीज का तर्क समझना जरूरी हो गया है नई पीढ़ी के लिए। मोहन भागवत ने कहा कि आज का माहौल भौतिक साधनों और प्रचार से बहुत प्रभावित है। बच्चों को इस उलझन से बाहर निकालने के लिए उन्हें ज्यादा अपनापन और समय देने की जरूरत है। उनसे लगातार बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में डिप्रेशन नहीं बल्कि डिस्कशन होना चाहिए और आदेश देने के बजाय संवाद करना चाहिए। तो संघ प्रमुख का ये अहम बयान सामने आया है उस वक्त जब देश का जेनजी युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में इनका कहीं ना कहीं ये बयान देना कि युवाओं से डिस्कशन करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके समस्याओं का हल निकालना चाहिए, ये बेहद अहम हो जाता है। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर बालाघाट जिले से है, जहां पर डबल मनी निवेश के मामले में अब हर दिन एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं और कई अहम दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं। डबल मनी निवेश घोटाले में लगातार ये खुलासे, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को करोड़ों रुपए की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। जांच अब पूरे आर्थिक नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब तक इस मामले में 63 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ठगी की रकम 500 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामप्रसाद मंसूरे के पास से 54 संपत्तियां, रजिस्ट्री, चेकबुक, पासबुक और अन्य वित्तीय दस्तावेज मिले हैं। वहीं आरोपी दिनेश कंकरायने से भी 22 चेकबुक, 22 आयकर रिटर्न फाइल, 13 भू अधिकार ऋण पुस्तिकाएं और 154 चेक सहित बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन दस्तावेजों की फॉरेंसिक और वित्तीय जांच के जरिए निवेशकों के पैसों के इस्तेमाल, चल अचल संपत्तियों, बैंक खातों और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले में क्या थाना लांजी के अपराध क्रमांक 177/22 में 3 अभियुक्तों की पुलिस रिमांड ली गई थी और इनसे पूछताछ के दौरान हमने जो पूछताछ की है उसमें इनके द्वारा जो डबल मनी से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो इनके घर पे होना बताया। उसके बाद विधिवत जो उनके मेमोरेंडम के तहत उनके घर से इसको जब्त किया गया है। हमको प्रद्युमन गंगराने जो एक अभियुक्त था उसके घर से हमको 54 रजिस्ट्रियां मिली हैं, जिसकी जो उस पर जो अंकित मूल्य है वो 9,51,81,000 रुपए है। वैसे ही हमको 68 रजिस्ट्रियां और मिली हैं रामप्रसाद मंसूरे के यहाँ से, जिसकी जो अंकित मूल्य है वो 9,07,00,000 के रुपए अंकित किया गया है। उसके अलावा हमको कुछ 25 मैच्योरिटी चेक मिले हैं। मैच्योरिटी चेक ऐसे हैं कि जो किसी ने पहले निवेश किया होगा और उसके बाद उन्होंने जब वो मैच्योरिटी अमाउंट पूर्ण होने के बाद ये अपना जो सिक्योरिटी का दिया हुआ चेक वापस कर लेते थे। ऐसे हमको 25 चेक मिले हैं। इसके अलावा हमको इनकी कंपनियों की जीएसटी रिटर्न की फाइल 18 मिली है। इनके जो इंडिविजुअल आयकर रिटर्न है उसके 12 डॉक्यूमेंट मिले हैं और इसके अलावा हमको अलग अलग जो बैंक हैं उनकी हमको चेकबुक मिली है और पासबुक मिली। और इसी खबर पर अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल टेम्भरे जुड़ गए हैं। राहुल, ये बड़ा मामला है, 500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुत पहले पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या कुछ अपडेट है पुलिस की तरफ से?
बिल्कुल नजीर, आपने सही कहा, क्योंकि ये बालाघाट जिले का बहुत चर्चित मामला था और लगभग 500 करोड़ का ये पूरा मामला है। मैं पूरी जानकारी देना चाहूंगा। वर्ष 2016 में ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आया था, जब ये चर्चा थी कि बालाघाट जिले में छोटा अंबानी की जी राहुल, अपनी बात पूरी करें। जैसे जैसे ये बात आगे फैली, उसके बाद में ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आया और 2023 में पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते ही करीब 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सौमेन कांकराने भी शामिल थे। लेकिन इन्होंने अपने कोर्ट में बेल याचिका लगाई थी और बेल याचिका निरस्त होने के बाद में ये लगातार जो है फरार चल रहे थे। हाल ही में अभी के पिछले दिनों पुलिस ने इनको पुनः गिरफ्तार किया है हरिद्वार से और करीब 8 आरोपी में गिरफ्तार किए थे। जैसे जैसे ये मामला पुलिस की जांच में आगे बढ़ता गया, इसमें कल एक बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से करीब 20 करोड़ की संपत्ति और अन्य दस्तावेज इनके कब्जे से बरामद किए। इसमें कई बैंक पासबुक है, कई बैंक चेक्स है और लगातार जो है जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जांच का दायरा जो है आगे बढ़ता जा रहा है और 500 करोड़ रुपए का बात है। कई राज्यों के लोगों ने इसमें निवेश किया। सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे डबल करने की जो बात करते हैं और इस तरीके के दावे के साथ निवेश कराते हैं, इन पर प्रशासनिक टीमें कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? बहुत शुक्रिया राहुल टेमरे, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात एक बार फिर से कुछ ऐसे छात्रों की करते हैं जो इन दिनों सरकार से नाराज हैं। ये एमबीबीएस के इंटर्न्स डॉक्टर हैं जो अभी सीख रहे होते हैं, लेकिन इनको जो पैसे मिलने वाले हैं उसको लेकर के ये नाराजगी जता रहे हैं। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के 2500 एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बात की जाए राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की, तो यहां भी 250 एमबीबीएस इंटर्न हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश में इस हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एमबीबीएस इंटर्न अपना स्टाइपेंड 14,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। इंटर्न डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। 5वीं खबर दुर्ग जिले से है, जहां मुक्तिधाम में तांत्रिक क्रिया करने के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे आसपास के लोगों में हैरानी है। दरअसल आपको बता दें कि कांचादुर स्थित मुक्तिधाम में तांत्रिक गतिविधियों की सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। मटके में पशु का मांस और भारी संख्या में कटे हुए नींबू मिले हैं, साथ ही अंडे भी पाए गए हैं। ग्रामीणों ने जब मुक्तिधाम में ये नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी जानवर की बलि देकर तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के गांव में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दुर्ग जिले के कांचादुर स्थित मुक्तिधाम का ये पूरा मामला है, जहां पर तांत्रिक गतिविधियां मिली है और इस तांत्रिक गतिविधियों को लेकर के पूरा मामला जो है वो हैरानी का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बता दें कि यहां पर जानवर की बलि देकर तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया गया था। तो मुक्तिधाम का ये पूरा मामला, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि किसी जानवर की बलि देकर तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले को लेकर गांव में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कटनी जिले की करते हैं, जहां पर इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल 120 फीट नीचे एक सुरंग बनाई गई है और इसके जरिए विंध्य और कौशल क्षेत्र को जल सप्लाई किया जाएगा, जिसके जरिए मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी खेती की जमीन न देखें, न बेचे इस जमीन को। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। एक 120 फीट नीचे विशाल चट्टानों को चीरती हुई लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह जल सुरंग सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की उम्मीदों की नई राह है। कटनी के सलीमनाबाद में बनी ये सुरंग बरगी परियोजना के तहत नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंगों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यूमेक डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मैहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर। इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी पहुंचने से इस इलाके में खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज किसान बारिश पर निर्भर हैं, वही भविष्य में साल भर खेती संभव होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब 1,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह करीब 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और बड़े भूकंप का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता है तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन केस स्टडी के रूप में किया जाएगा। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार नर्मदा का जल गुरुत्वाकर्षण के सहारे गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल, ग्रामीण विकास और भविष्य में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा, पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती। खास बात, इसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ, वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया
संकल्प और नया उदाहरण बने। कटनी की यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें पानी के जरिए खेत, किसान और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास के लिहाज से इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुरंग आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।